हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग अपना नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। नया चैप्टर हमारा क्या होगा? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में इसको ऊंचाई और दूरी भी कहा जाता है। हिंदी में इसे ऊंचाई दूरी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, हमें यहाँ दोनों भाषाओं का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको हिंदी में आसानी से समझ में आ जाएं, तो हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। आप समझने की कोशिश करिए। पहले तो मेनली आपको इंग्लिश में ही बताया जाएगा, लेकिन फिर भी शब्दों को जान लीजिए। तो चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझनी है। दो चीज़ें क्या समझनी? दो क्या तीन चीज़ें पहले आप समझिएगा। नंबर वन, अगर मान लीजिए ये आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट ट्रीट कर रहा है। किसकी तरह से दिख रहा है? पॉइंट के रूप में दिख रहा है, या समझा जा रहा है, या माना जा रहा है, या इसको व्यक्त किया जा रहा है, जैसे भी आप समझें इसको। और कोई एक ऑब्जर्वर है, यानी देखने वाला। ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर यानी उसको देखने वाला। तो देखिए यहाँ पे हमें तीन बातें समझनी है। नंबर वन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नंबर टू, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिप्रेशंस, डिस्पर्सन एंड डिप्रेशंस। और थर्ड, एंगल ऑफ साइट। तीन एंगल की हमें बात समझनी है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी बात आपको समझनी एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरा है एंगल ऑफ साइट। ठीक, एंगल ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स उन्नयन। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन। हिंदी भी बता दी कि कुछ बच्चे अगर मान लीजिए कभी भविष्य में देखें वीडियो और उनको हिंदी मीडियम के हो, तो उनको भी बात समझ में आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत ना हो। इसलिए इसको हिंदी में भी थोड़ा डिटेलिंग कर दे रहे। बाकी सवालों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, शब्दों को जान लीजिए बस। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स उन्नयन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो। देखिए, सुनिए कंडीशन, सुनिए कब एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा। कब एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा? जब ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल क्रिएट करती है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर कर लीजिए। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल मीन क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप नीचे सड़क पे खड़े हो जाइए, अपने घर के बाहर निकल के नीचे सड़क पे खड़े हो जाइए। ठीक, तो ऑब्जर्वर हो गए आप। और आप अपने छत पे जो टंकी लगी है ऊपर, उसको आप ऐसे करके देखिए दूर से खड़े होकर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके आंख से उस टंकी को मिलाइए, एक लाइन जाएगी ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। उसके बीच में जो एंगल आएगा, ये इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमने कहा कि इनको हम ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर को एज ए पॉइंट मानेंगे। तो हमने कहा आप सड़क पे खड़े हो, तो सड़क पे खड़े हो मतलब आप एक पॉइंट हो गए, सड़क पर एक पॉइंट मान लीजिए, सड़क पर एक पॉइंट मान लीजिए, और उस टंकी को एक पॉइंट मान लीजिए। तो सड़क से उस टंकी को मिला दीजिए एक लाइन से। मिलाओगे ना? इमेजिन करिए कि एक लाइन ऐसे जा रही है और उस सड़क के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। सड़क पर एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो उसके बीच में एंगल दिखाई देगा ना, ऐसे बनता हुआ। ये जो एंगल बनेगा ना, इसी को आप एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब ऑब्जेक्ट नीचे हो, ऑब्जर्वर ऊपर हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। कई एग्जांपल आप ले सकते हैं। जब आप
पतंग उड़ाते हैं, तब आप पतंग ऐसे देखते हैं ना, तो आप पतंग जो आप ऐसे हाथ में पकड़े, ये पॉइंट हो गया, और वो पतंग ऊपर आसमान में, वो आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। इसको मिलाने वाली डोर जा रही है, आपकी दिख रही होगी, ठीक। और उस डोर के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, तो ये जो एंगल बनेगा ना, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। भाई देखिए, ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग हो गई आपकी, और ये आपकी डोरी हो गई, और ये आपका हाथ है जहां पे आप पकड़े हुए हैं, ठीक। क्या करेंगे, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या है, ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जर्वर नीचे। हमें यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन लिखी ना, सिर्फ समझना है किसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं एंगल ऑफ, अगले एंगल की बात करते हैं। पहला एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, PRE एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको अवनमन बोलते हैं हिंदी में, अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। चलिए, तो हिंदी में बस वर्ड समझा दिया, बाकी आप लोग समझ जाइए ध्यान से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ऑब्जर्वर ऊपर होगा। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे। इस बार ऑब्जेक्ट नीचे, ऑब्जर्वर ऊपर, इसको मिलाने वाली ये लाइन आई, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापना है, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई। जैसे आप छत पे खड़े हो जाइए अपने सबसे ऊंचे जाके, 3 मंजिल ऊंचाई पे खड़े हो गए, फिर नीचे वहां कोई देखिए दूर कहीं कोई ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को ऐसे आंख से मिला दीजिए, और अपने आंख के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन। क्लियर। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे, ऑब्जर्वर ऊपर होगा। अब बात आती है एंगल ऑफ साइट। साइट, इन दोनों चीजों में खासियत है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एज ए पॉइंट काम कर रहे हैं, लेकिन जब एंगल ऑफ साइट की बात करेगी तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो एज ए पॉइंट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नहीं होगा। तो एंगल ऑफ साइट पता कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नहीं होता है। अब एंगल ऑफ साइट समझना, जैसे मान लीजिए मार्कर लिए हुए हैं, अब इस मार्कर का एंगल ऑफ साइट निकालना है, तो हम इस मार्कर के ऊपर वाले पॉइंट को आंख से ऐसे मिला दिया, और नीचे वाले पॉइंट को आंख से ऐसे मिला दिया। समझना ध्यान से, एक लाइन यहां से जा रही है आंख से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ, एक जा रही है नीचे वाले पॉइंट, इनके बीच में जो एंगल बनेगा इस तरह से, मतलब जैसे मान लीजिए ये मार्कर हो गया, और ये हमारी आंख हो गई, है ना, ये आंख हो गई, और यहां से क्या किया, इसके ऊपर वाले पॉइंट को मिला दिया, और इसके नीचे वाले पॉइंट को मिला दिया। मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल का कहीं कोई रोल नहीं आया, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, थोड़ा तिरछा कर देते ताकि आपको दिखे नहीं, हॉरिजॉन्टल समझ जाओ कि सर ने हॉरिजॉन्टल कहा, हॉरिजॉन्टल नहीं इसमें। ऐसे ये जो मार्कर के ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को ऐसे मिलाइए, ऊपर वाले पॉइंट को मिला दिए, नीचे वाले पॉइंट को मिला दिए, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ साइट। जब ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नहीं होगा, इस बार ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नहीं माना जा रहा है। जैसे आपसे कहेंगे कि एक टावर है, उस टावर के ऊपर एक झंडा लगा है, टावर के ऊपर एक झंडा लगा है, तो जब टावर के ऊपर झंडा लगाएंगे तो झंडा को बड़ा सा होगा, तो झंडा का एक निचला पॉइंट होगा, एक ऊपर वाला पॉइंट होगा, एक वर्टेक्स होगा, एक उसका बॉटम होगा, है ना। तो उस समय जब एंगल बनाने की बात चली तो वहां एंगल ऑफ साइट की बात हम करेंगे। तो 3 एंगल आपको समझाए गए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ साइट। तीनों एंगल को आप क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक। इतनी बात समझने के बाद आपको क्या होगा, ये तो बात क्लियर हो गई। अब जब आपके पास सवाल आएगा ये हाइट एंड डिस्टेंस का, तो पहले आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक बार 2 बार, जैसा जैसा बोलते जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाइएगा। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, बिना फिगर के हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं लगेगा। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि हम बिना फिगर के हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो बड़े प्यार से क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको करना क्या है, उस फिगर में आपको राइट एंगल सर्च करने हैं, कितने राइट एंगल बन रहे हैं।
जितने राइट एंगल बन रहे हैं उनको एक जगह लिस्टेड कर लीजिएगा कि ये राइट एंगल हमारे क्वेश्चन में इस फिगर में बन पा रहे। उन राइट एंगल में कितने के एक्यूट एंगल आपको पता है, मतलब जब राइट एंगल बनेगा तो उस राइट एंगल में कोई ना कोई एंगल आपको पता होना चाहिए। जिन जिन राइट एंगल के एक्यूट एंगल पता होंगे वो राइट एंगल सवाल में यूज किए जाएंगे। मान लीजिए सवाल आपने फिगर बनाया उसमें 3 राइट एंगल बन रहे हैं और उन 3 राइट एंगल में आपको 2 राइट एंगल के एक्यूट एंगल मालूम है, तो वो दोनों राइट एंगल आपके सवाल में यूज होंगे। ठीक, तीसरा जिसका नहीं मालूम है उसको नहीं यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, फिर कोई ना कोई सिस्टम करके उसको यूज करेंगे। ठीक, चलिए सवाल देखते हैं, सवाल से बातें जल्दी समझ में आएंगी। पहला एग्जाम्पल, आप अपनी बुक अपने सामने रखिएगा क्योंकि हम सारे सवाल यहाँ लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जिनके पास बुक ना हो वीडियो को पॉज करें, जाकर के बुक लेके आए, रख ले सामने, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। चलिए, ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। एक हमारे पास वर्टिकल प्लेन क्या है, वर्टिकल पोल है। पोल मतलब एक आप मान लीजिए बड़ा सा डंडा है या लाठी है, वर्टिकल पोल, या आप मान लीजिए आपके गेट के बाहर जो बिजली का खंभा लगा हुआ है ना, वो पोल हो गया वर्टिकल पोल। स्टैंड ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे खड़ा है वो, एक वर्टिकल पोल है और एक ग्राउंड पे ऐसे खड़ा हुआ है। तो एक वर्टिकल पोल बना लिया बढ़िया अच्छे से, देखिए ये वर्टिकल पोल हो, ये वर्टिकल पोल हो गया। कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड ये बना लिया तुरंत ऐसे, ये देखिए ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल खड़ा हो गया, ये वर्टिकल पोल हो गया और ये ग्राउंड हो गई। ग्राउंड ये जमीन ऐसे बनी हुई है, हम यहाँ पे हैं, ए ये नाम है, इसका नाम बी है, नाम देना पड़ेगा, बिल्कुल दीजिए। वर्टिकल पोल इज ए बी, लिखना भी पड़ेगा आपको यहाँ पे, वर्टिकल पोल इज ए बी। ठीक, तो ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, ग्राउंड पे एक पॉइंट, ये ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर एक पॉइंट करने नाम दीजिए उसका पी, विच इज 25 मीटर अवे, जो कितनी दूरी पर है, इसके फुट से 25 मीटर की दूरी पर। बाहर गेट के बाहर जाइए, देखिए बिजली का खंभा लगा है, उस खंभे से 25 मीटर की दूरी पर आप ग्राउंड में खिसक के चले जाइए, चले गए यार, एज ए पॉइंट काम करना है। अब आपको अपना हाइट में नहीं दिखाना, आप मान लीजिए बिल्कुल जमीन में बैठकर आप से ऐसे हाथ रख के देख रहे हो, ऐसे समझना है, ठीक है। ए पॉइंट अवे 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60। क्या बोला गया, इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट पे आप कहां हैं, यहां पे हैं, और क्या किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ द पोल को, टॉप ऑफ द पोल, तो कहां पे है आप, टॉप ऑफ द पोल ये हुआ, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे बनेगा, इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट से मिला दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राउंड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, कितना, 60 डिग्री। क्लियर हो गया, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं, बहुत आसानी से समझिएगा एकदम, ठीक। 60 डिग्री। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल, किसकी हाइट निकालने बोला गया, हाइट, ये आपका पोल है तो हाइट ऑफ द पोल यानी इसकी हाइट निकालने को कहा जाए। हमने लेट कर लिया हाइट ऑफ द पोल इज, द हाइट ऑफ द पोल इज h, हाइट ऑफ द पोल मालूम हो गई, ये आपको गिवन कर रखी गई थी तो लिखा पढ़ी करते चलिएगा बेटा, है ना, सब चीज एकदम। हाँ, तो क्या पूछा गया, फाइंड आउट, नहीं, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल, जबकि टेक √3 की वैल्यू उन्होंने गिवन कर दी, कह रहे √3 की वैल्यू 1.732 है, बता दिया आपको √3 की वैल्यू आपको ये यूज करनी, क्या वैल्यू यूज करनी, 1.732 यूज करनी, कोई दिक्कत नहीं, फिगर तैयार हो गया सर। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से आप देखेंगे कितने राइट एंगल बने हैं, कितने राइट एंगल बने, बस ये देखना है, इसमें एक ही राइट एंगल बना है, नंबर 1। एक बात, राइट एंगल कितने, एक, क्या उस राइट एंगल का कोई एक एक्यूट एंगल आपको मालूम है, हाँ सर मालूम है, दिस इज 60, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका ये एक एक्यूट एंगल हमको मालूम, मतलब आपने कहा सर इस फिगर में एक राइट एंगल है, हमने कहा तो ठीक है, जितने राइट एंगल बने उनको लिस्टेड कर लेना, फिर आप चेक करना कि उन राइट एंगल में से किसका एक्यूट एंगल आपको पता है। तो आपने कहा सर इसका पता है एंगल, तो आप इसको तुरंत यहाँ लिखिए, इन ट्राइंगल ABP, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABP एंगल ABP इज 90। ये इसलिए बताया गया ताकि पता चले राइट एंगल है,
और दूसरा एक्यूट एंगल एक और मालूम है APB, ये 60 है। ये लिख लीजिएगा तुरंत, कौन सा राइट एंगल है उसका नाम लिख दिया और कौन सा एक्यूट एंगल आपको पता वो लिख लीजिए। लिख लिया, मतलब इस ट्रायंगल की बात आपके सवाल में चलने वाली है। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाने में आपको सिर्फ 3 ही चीजें याद रखनी है, साइन, कॉस, टेन। ना तो कॉट की बात करेंगे, ना तो सेक की बात करेंगे, ना तो कॉस की बात करेंगे। सिर्फ साइन, सिर्फ कॉट, सिर्फ साइन, सिर्फ कॉस, सिर्फ टेन। साइन कॉस टेन, कितनी बातें? 3 बातें। साइन कॉस टेन। साइन मीन्स परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आइए सर चेक करना है कि सवाल में हमको क्या यूज करेंगे। हम साइन यूज करेंगे, हम कॉस यूज करेंगे, हम टेन यूज करेंगे। डिसाइड करेंगे कैसे? देखिए, ये कौन है? एक्यूट एंगल है, ठीक। इस एंगल के आधार पर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपको निकालना है। निकालना है तो भाई उसका तो यूज करना ही पड़ेगा ना सवाल में। जिस चीज को निकालना उसको हम हटा तो सकते नहीं, तो यूज तो करना है, तो उसको ध्यान रखिए, इसको यूज करना है। यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमें चाहिए और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन बताता है? टेन बताता है ना। तो बस बड़े प्यार से ना क्या लिखना है, इन दिस राइट एंगल दिस इज 90, दिस इज 60 और टेन क्या लेने जा रहे हैं? टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, कुछ नहीं किया, 10 लिया। क्यों 10 लिया? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन ढूंढना था। हमसे परपेंडिकुलर और बेस के बीच के रिलेशन की बात की थी, क्योंकि ये निकालनी है और ये हमको पता है। निकालने वाली चीज परपेंडिकुलर है, जो पता है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच का रिलेशन क्रिएट करता है 10, तो 10 को ले लिया हमने। अब आइए सर, सब कुछ तैयारी है आपके पास। इसकी वैल्यू आप जानते हो √3 होती है, बहुत बढ़िया। AB की नाम H दे रखा है तो यहाँ H लिखा है, तो यहाँ H लिख लिया। PB आपने कहा सर 25 है, तो भैया H की वैल्यू कितनी आ गई? 25 √3। आंसर यही हो गया, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं भाई √3 की वैल्यू भी रखो और उसके बाद कैलकुलेट करो, मतलब तुम्हारा टाइम पास करा रहे हैं। कोई बात नहीं, टाइम पास कर लीजिए थोड़ा सा। 1.732 रख दीजिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू ना देते तो हम यही आंसर छोड़ करके निकल जाते, ओके था सवाल। चले 25 × 2 0, 25 दूनी 50, 0 आ गया, 25 ने 75, 75 और 5 80, फिर 0 आ गया, 25 7 175, 175 और कितना 8 83, 3 आ गया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 25 में 25, 25 और 18 जोड़ दीजिए, 25 और 18, 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45 होगा, उसमें 2 कम कर लिए तो हमारे 18 जुड़ गए, तो कितना हो गया? 33.300, 33.300। चेक करिए बेटा, कहीं कोई डाउट लग रहा हो, कोई दिक्कत लग रही हो तो बता दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू किसमें दी गई थी? मीटर में, तो आंसर किसमें आएगा? मीटर में, तो मीटर जरूर लिख देना आगे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फिगर बनाना है, हाँ बनाना है। राइट एंगल ढूंढने हैं, ढूंढ लेंगे आसानी से। उस राइट एंगल में किस राइट एंगल का एक्यूट एंगल पता है? जिसका पता उसको यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक, उस एंगल के अकॉर्डिंग, उस राइट एंगल, उस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, इन दो में से मतलब 3 में से कोई 2 चीजें आपके पास होंगी, या उनके बीच में कुछ या तो निकालना होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो साइन कॉस टेन में चेक कर लीजिए कौन सा रिलेशन लगेगा, लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सवाल खत्म। एक सवाल और देखते हैं, कुछ भेजे में गया, कुछ गया कि नहीं गया? कह रहे नहीं गया। चलिए एक बार और देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 के रूप में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक जरा अपनी इमेज जूम कर लें ताकि हमको दूर से दिखाई दे सके सवाल। 1 सेकेंड, थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, उधर दूर लैपटॉप रखना पड़ता है, उसमें दिखता है क्वेश्चन, तब हम यहाँ से पढ़ पाते हैं। कितनी सुविधाएं करनी पड़ रही हैं, तब तुम लोग पढ़ा पा रहे हैं, समझ लियो। और तब भी तुम लोग नहीं पढ़ रहे, कितनी अच्छी बात है ना कि टीचर इतना प्रयास कर रहा है कि बेटा पढ़ लें, और वो कह रहे हैं नहीं सर हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, अभी हम लोग कैसे पढ़ लेंगे, है ना। कोई बात नहीं, मत पढ़ो, दोबारा फिर मौका मिलेगा तब पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? ए काइट इज फ्लाइंग, वाह, अभी थोड़ी देर पहले काइट की बात की गई थी, उसी की बात आ गई। काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू
ए थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग, ठीक है, थ्रेड मेक्स 30 डिग्री विद द ग्राउंड। चलिए, मतलब एक काइट ऐसे उड़ती है तो पता ही होगा ना कैसे उड़ती है, ऐसे तो उड़ती है ना कि ये आप यहाँ पर पकड़ के खड़े हैं और ये 165 मीटर लॉन्ग एक थ्रेड है और यहाँ पे काइट है, ये इसके काइट है, ये काइट हो गई और ये आप हो गए, यानी ऑब्जर्वर हो गया। कौन हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। ये थ्रेड जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है द थ्रेड मेक्स द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ये 30 डिग्री। ओके, ये काइट फ्लाइंग हो गई, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया। पूछा क्या है? फाइंड आउट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड ये हाइट पूछी गई, ये पूछी जा रही है हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। चलिए सर, काइट का कुछ नाम दे दें, हमने नाम दे दिया सर P, इस पॉइंट का नाम A दे दिया, इस पॉइंट का नाम B दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। AP इज द थ्रेड और AB इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और PB क्या है? ये क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस, और क्या है ये? हाइट ऑफ द काइट है। चलिए, फिगर देख रहे हैं सर, बिल्कुल दिख रहा है बड़े अच्छे से। क्या निकालने कहा गया है? फाइंड आउट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये पूछी जा रही है। इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग? H मान ले रहे हैं। चलिए, कोई राइट एंगल दिखा? किसी को कोई राइट एंगल दिखा? अभी भी नहीं दिखा, हमको तो दिखा भाई। क्या दिखा? इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल ABP। अभी तो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल कब बनेगा? जब लिखेंगे आप एंगल ABP इज इक्वल टू 90 और एंगल BAP इज इक्वल टू 30। राइट एंगल ट्राइंगल भी है सर और एक्यूट एंगल भी पता है, यूजफुल ट्राइंगल है सर, लेके चलेंगे, ले लिया। आप जरा बताइए, निकालना H है, ठीक, और गिवन 165 है, यानी हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या लेंगे सर? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन किसके साथ है? साइन के साथ नहीं है, कॉस के साथ नहीं है, टेन के साथ नहीं, किसके साथ है भाई बताओ? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन के साथ है। इतना टाइम लगाओगे तब तो हो गया भाई। चलिए साहब, साइन कितना एंगल? 30, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी PB अपॉन हाइपोटेनियस यानी AP, इसकी वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2 याद है ना? हाँ, और AP PB निकालनी हुई, H हो गई, AP की वैल्यू कितनी? 165, तो H इज इक्वल टू कितना? 165 अपॉन 2 से डिवाइड कर पाओगे? कर दो, आंसर बता दो कितना आएगा? 82.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द, हाँ, आगे क्वेश्चन में ये लिख दिया, उन्होंने बताया कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैप इन द थ्रेड। क्या जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डोर लटक रही है, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल थ्रेड एकदम स्ट्रेट है, ये मान के चल रहे हैं, ऐसा आपको मानने को बोला गया है। स्ट्रेट है, बिल्कुल इस तरह से सीधे ऐसे जा रहा है थ्रेड, ऐसे झोल में नहीं जा रहा है इस तरह से लहराते हुए, इस तरह से नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये आपको एज्यूम कर, उसमें लिख दिया इसीलिए किताब में, तो उसका मीनिंग समझ में आ गया। तो लास्ट में लाइन लिखी कि जो आप थ्रेड लोगे उसको आप ये एज्यूम करके चलोगे कि थ्रेड बिल्कुल क्या है? टाइट है, उसमें कोई झोल नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आंसर भी समझ में आ गया होगा। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। अच्छे एग्जाम्पल हैं, बड़ा मजा आएगा राइटिंग डिस्टेंस में। फिर से सुनिए अगला एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सवाल, फिर से अगला। द हाइट ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। फिर वही बात करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ मतलब जो डोर से आपने काइट को बांध करके टाइट कर रखा उसकी लेंथ 85 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स द एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल। चलिए भैया, ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की है? मीटर की, 85 मीटर लॉन्ग काइट की लेंथ है। ये काइट आपकी यहाँ उड़ रही है, इसका नाम आप दे दीजिए, कभी थोड़ी देर पहले दिया था, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। इफ द स्ट्रिंग मेक्स द एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा की वैल्यू बता दी। अब आपको थोड़ा घुमाया सवाल, tan थीटा की वैल्यू कैसे दे दी? 15/8। ठीक, हमने लिख ली, कोई बात नहीं, लिख लो। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से काइट की हाइट चाहिए, ये चाहिए h। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से पहले फिगर देखते हैं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसको मान लो है ही नहीं मेरे पास। क्या लिखेंगे? इन ए ट्राइंगल
नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इज 90, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, और एंगल पी ए बी इज इक्वल टू कितना, थीटा। ठीक, कौन कौन है आपके पास, कौन कौन है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, कौन लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए पी। ठीक, वैल्यू रख दी h अपॉन 85 अप इनटू साइन थीटा। प्रॉब्लम इस साइन थीटा की आई है, इस साइन थीटा की प्रॉब्लम आई है। अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो भाई, tan थीटा गिवन है, ट्रायंगल बना लो भैया जल्दी से, ये 15 है, ये 8 है, ये थीटा है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 17 नहीं आ जाएगी। तो साइन थीटा आपको दे नहीं रखा, धीरे से दिमाग से उन्होंने दिया, खेल पाओ तो खेल लो। ये तो ट्रिग्नोमेट्री, पुरानी ट्रिग्नोमेट्री कि आपको ऐसे एंगल दे दिया और आपको जरूरत किसकी है, साइन थीटा की, तो पहले से निकाल के रख लो ना साइन थीटा। साइड में ट्रायंगल बनाना छोटा सा, वर्किंग करना है, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और ये साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15/17, और यहाँ h अपान कितना 85, 17 अपना 85 5, और h इक्वल टू 75 इज आंसर। खत्म सवाल, समझो तो, दिमाग तो लगाओ, कुछ है नहीं है, बिल्कुल वही पैटर्न। आपने क्या किया, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ तक लिया है, प्रॉब्लम इस जगह फंस गई, साइन थीटा की डिमांड थी नहीं वैल्यू साइन थीटा की मेरे पास, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर ट्रायंगल, सॉरी हाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा पहला चैप्टर, कि अगर कोई आपको एंगल दिया गया हो, उसका कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वैल्यू दी गई हो, तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू दी और आपको चाहिए किसकी, साइन थीटा की, निकाल लो। ट्रायंगल बनाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, थर्ड साइड आई, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, फटाक से वैल्यू आंसर, यहाँ इधर वैल्यू साइन थीटा की, इधर भी आ गई, और रखी कैलकुलेशन आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, आ गया। चलिए धीरे तुम बढ़े चलो, है ना, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, धीरे 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 हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, 3 कितना हो गया, 3 की चौथा था, कौन सा था ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नंबर नहीं नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल थर्ड था, फोर्थ नंबर पे आपने लिया, फोर्थ रह गया, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर, ये छूटा जा रहा था, कोई बात नहीं, छूट जाएगा तो दोबारा हो जाएगा। करें ए लैडर, लैडर जानते लैडर, सीढ़ी, सीढ़ी देखिए गांव में गए होगे, घरों में देखा होगा, आपको घरों में होती है सीढ़ी, ऐसे लगा देते हैं, दीवार पे चढ़ जाते हैं, तो वही बोल रहे हैं, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। देखिए भैया ध्यान से, सीढ़ी कैसे लगाते हो, सीढ़ी हमेशा ये वॉल है, ठीक, सीढ़ी इस तरह से लगती है, ऐसे लगाई जाती है, ये सीढ़ी लग गई, तो वही क्वेश्चन पढ़िएगा। अब ये कौन है, ये आपकी सीढ़ी है, ये आपकी लैडर है, ये क्या है, लैडर है, ठीक है। ए 15 मीटर लॉन्ग, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग, ये लैडर की लेंथ कितनी 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेस ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, कहां तक पहुंच रही है, वर्टिकल वॉल के टॉप तक पहुंच रही है। इफ द लैडर मेक्स 30 डिग्री एंगल, 30 नहीं सॉरी 60 डिग्री एंगल विद द वॉल, गलत गलत, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बना रही बेटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बना रही है, द लैडर मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द वॉल, वॉल के साथ, ये वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, ऊपर एंगल दिया गया है, तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट चाहिए बेटा, हाइट ऑफ द वॉल चाहिए, कोई बात ये निकाल लीजिए, ठीक, कोई समस्या नहीं, अपने घर का काम है, ये घर का काम है। सबसे पहले बताइए, नाम दे दें, हाँ दे दें, ए बी और इस पॉइंट का नाम पी या सी, कुछ भी दे दो, ए बी सी भैया। अब एक तो लिख लो, ये 90 एंगल है और ये एंगल 60 है, तो इस एंगल के लिए बताना जरा, इस एंगल के लिए ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा हाइपोटेनियस, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल दिया है ना, अगर ये होता तो परपेंडिकुलर कहलाता, इस बार ये क्या है, तो भैया क्या लेंगे, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमने लिखा पढ़ी कुछ नहीं करी, सब कम कर दिया, 4 सवाल, चौथे सवाल पे आते आते बिल्कुल सिर्फ फिगर और जो जरूरत हो उतनी बात, बाकी डिटेलिंग आप करेंगे, ठीक। चलिए तो cos 60 की वैल्यू बताओ 1/2, ठीक। BC कितनी है सर, h है, AB कितनी सर 15 है, h बराबर कितना आ जाएगा 15/2 आएगा, कितनी वैल्यू 7.5, आंसर हो गया सर, खत्म। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम ये 60 दिया था, हम इसको 30 लिख रहे हैं, लिख लो भैया, क्या दिक्कत है, देखो 60 तो 30 तो होबे करेगा ना,
ये 60 ये 90 तो 30 हो जाएगा। अब अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो तो इस एंगल के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या लेंगे सर, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 की वैल्यू 1/2 h अपॉन 15, कैलकुलेशन करेंगे कितनी आएगी 15/2 7.5। अरे भाई अगर ये 60 दिया था तो 30 तो ऐसे लगाना चाहो तो ऐसे लगा लो, मना ही नहीं है, सिस्टम दोनों सही है, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो, मर्जी तो आपकी है ना। तो ये चौथा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान है, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हो आराम आराम से चलना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है, क्योंकि जल्दबाजी मचाओगे तो हाइट एंड डिस्टेंस सब गड़बड़ कर जाएगी। और आप अपना जरा वर्क कंप्लीट करके डेली का डेली भेजते रहें, और नहीं तो समझ लेना आप वर्क नहीं भेजोगे तो हम वीडियो नहीं भेजेंगे, बहुत सीधी सीधी बात है। जिस दिन कम होमवर्क हमारे पास आएगा, जब आप काम नहीं करोगे तो हम उसके बाद वीडियो रोक लेंगे, हम भी नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक हाथ से दो दूसरे से लो, नहीं तो बैठे रहो आराम से। कुछ तो कहें बहुत अच्छा है तो उनको बाद में फिर हाथ पैर बिल्कुल सही कर देंगे, समझ गए होंगे हाथ पैर सही करने का मतलब। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, 5th नंबर, इफ ए टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है हमारे सामने, ये ऐसे देखो खड़ा है टावर, ए टावर 30 मीटर हाई, कितने मीटर हाई है टावर, 30 मीटर हाई टावर। जैसे कभी कभी देखते हैं ना, ऐसे ही मान कोई टावर एक खड़ा है बड़ा लंबा सा, सुबह सुबह जब सूर्य निकल रहा है तो एक टावर ऐसे खड़ा है, इसके पीछे जब यहाँ सूर्य चमकना शुरू करता है ना, थोड़ी दिखाई दे रहा है ना चमक, यहाँ पे हाँ चमक रहा है, यहाँ पे यहाँ से सूर्य सन है, जब सन यहाँ पे उगेगा निकलेगा तो क्या होगा, इस टावर की इमेज बनेगी यहाँ आगे ऐसे, 100% इसकी परछाई इमेज इस टावर की जमीन पे बन जाएगी। फिजिक्स पढ़ी होगी ना, सूर्य से यहाँ रेस चलेंगी ऐसे, यहाँ पे इसके वर्टेक्स पे आएंगी और वर्टेक्स से टकराती हुई ऐसे जब जाके जमीन पे मिलेगी ना, जहाँ पे जमीन पे मिलेगी वहां तक इमेज सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो इमेज बन जाएगी। इमेज बन गई कि नहीं बन गई। तो क्वेश्चन पढ़ना, कि टावर 30 मीटर हाई थी, कॉस्ट ए शैडो, एक शैडो बना रहा है, कितने 10.3 मीटर 10√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऑब्जेक्ट नीचे ऑब्जर्वर ऊपर, ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जर्वर, कि जब इसके ऊपर से देखी तभी तो आपकी परछाई बन रही होगी ना, तो ये एंगल पूछा जा रहा है। इनका साथ थीटा है, नाम लिखिए। अब हम देखो कुछ नहीं लिखेंगे ये सब, आप ट्राइंगल का नाम लिख लोगे, क्या नाम दिया, जैसे इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया पी, तो इन ट्राइंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इज 90, एंगल ए पी बी इज थीटा। इतना लिखने के बाद अब चेक करिए परपेंडिकुलर बेस में क्या क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लैंग्वेज लिखनी है आपको। अभी हमने देखो कुछ काम कम कर दिए, कितना आसान होने लगा सब काम। काटिए इसको, 10 से इसको काटेंगे 3/√3, √3 से काटेंगे तो कितना ये सिर्फ √3, और ये क्या बन गया tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती, पढ़ा है ना पीछे, तो थीटा कितना आ गया सर 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन पूछा गया था, निकल आया कितना 60, सवा 100। कुछ है, कुछ भी नहीं है, सुन लो, हमने 5 एग्जाम्पल करवा दिए, ज़्यादा नहीं कराएंगे, 5 6 करके चलेंगे, 30-35 एग्जाम्पल हैं, सब हो जाएंगे, ठीक है। 4-5 वीडियो लगेंगे। एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन, एक्सरसाइज के मात्र 5 क्वेश्चन, शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपको अपने आप से लगाने हैं। एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन अपने आप से एक्सरसाइज के लगाने हैं। पहले इसके सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे पूरे वीडियो में, जो आपने देखे वो सारे क्वेश्चन कॉपी पे नोट करेंगे, उसके बाद वो 5 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, उसके बाद ही लगाएंगे ताकि हमको पता चल जाए जब हम दोबारा मांगे कोई चीज़ ना, तो आपको दोबारा लगाने को कहा जाए कि हम 10 लगाने तो 10 फिर से लगाने पड़े, तो पहले वो 5 फिर वो 5, और फिर उन सबकी फोटो खींच करके आप हमको सेंड करेंगे। यानी 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजने हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जैसे आपकी क्लासेस समाप्त हो जाए, उसके बाद खाना पीना खाने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे में सवाल लगा करके भेज दीजिए। यानी शाम 5 बजे 6 बजे तक मेरे पास आंसर आ जाने चाहिए। ओके, समझ गए, धन्यवाद। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई आज की। अब एक और चीज़ सुनिए ध्यान से बेटा, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं या उनके पास अभी तक लिंक नहीं पहुंच पा रहा है, ये आप लोग किसी भी तरीके से उन तक लिंक पहुंचाएं, वो सब लोग भी वीडियो देखें, पढ़ें, उनका छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये आप अपनी जिम्मेदारी समझिए,
ठीक है ना, क्योंकि समय अब आप देख रहे हैं कानपुर में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, तो आपको उम्मीद मत मानिए कि अभी खुलने वाला है ये, है ना। हम हो सकता है तो हम लोगों को आधी मैथ्स ऐसे ही पढ़नी पड़ जाए, तो तैयार रहिए। इसलिए बाकी जिन लोगों को छूट रहा है उन लोगों को भी साथ में लीजिए, उनको बोलिए कि वो लोग भी वीडियो देखना शुरू करें, उनको चैनल बता दीजिए, उनको सब्सक्राइब करा दीजिए, है ना, और बेल आइकन दबा दीजिए। आप भी दबा रखिए ताकि आप तक अपने आप नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।